हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 34 अपनी 120 डे वीडियो सीरीज का। तो आज हम सीखेंगे वीबीटी के बारे में बच्चों, और इसको हम लोग एक फुल लेंथ वीडियो में सीखेंगे। वीबीटी जिसका मतलब होता है बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है बच्चे, जिसको हम लोग ऐसे बेसिकली इसको आप लोग स्कूल लेवल पे प्यार से वीबीटी नाम से जानते हैं। अब ये वीबीटी हम लोग कहां पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में होता क्या है कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने पे डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली इनटू आयंस, पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होता। तो उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की कंप्लीट जानकारी निकालने के लिए पहले हमने बर्नर्स थ्योरी पढ़ी, उसकी आईयूपीएसी हम लोगों ने सीखी। तो आज हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। इंफॉर्मेशन लाइक हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, ज्योमेट्री क्या है इसकी, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ही हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी पड़ती है। अब इसको हम समझेंगे एनसीईआरटी के एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से, जिसमें एनसीईआरटी ने हम लोगों को NiCl4 की पावर -2 जैसे कॉम्प्लेक्स की आईयूपीएसी के साथ साथ बोला है कि वीबीटी सीखिए, और साथ ही साथ इसका कंपैरिजन करिए किसके साथ, NiCN होल 4 की पावर -2 के साथ। तो ये दो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं कि इनको अगर आपने सीख लिया तो आप वीबीटी को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चे पहले इसका आईयूपीएसी रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स एक -4 के साथ है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा है हमारा, एनायनिक है। अब क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक है, तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम का नाम यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन कितने हैं, 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया बच्चे, टेट्रा। क्लोरीन सीएल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लोरिडो भी बोलते हैं और क्लोरो भी बोलते हैं। तो टेट्रा क्लोरो। अब क्योंकि यहां पे बचा है निकल, और क्योंकि ये एनायनिक बॉक्स है तो इसका नाम चेंज होगा। तो ये बन चुका है बच्चे निकलेट। क्या बन गया है ये हमारा, निकलेट, और एंडिंग होगी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। काउंटर आयन इसके पास कुछ नहीं है, तो काउंटर आयन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो निकल जो कि x हो चुका है, क्लोरीन जो कि -4 है, और पूरे के ऊपर चार्ज -2 का है, तो इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू आ गई है +2। तो ये रहा इसका आईयूपीएसी। अब करते हैं वीबीटी की शुरुआत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निकल जिसका एटॉमिक नंबर बच्चे कितना है, 28 है। अब 28 का मतलब क्या हो गया, आर्गन। आर्गन का मतलब यहां पे हो गया कि 18 एटॉमिक नंबर तक की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। इसीलिए हम लोग उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं, लिंक कर देते हैं, ताकि हमारी जो लेंथ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो आर्गन लिख दिया 4s2 3d8, जो कि 18 ये हो गया आर्गन, 2 20 और 8 28, दैट मीन 28 एटॉमिक नंबर मेरा पूरा हो चुका है। पर हमारा निकल इस टॉपिक के अंदर देखा जाए तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। मतलब निकल यहां पे अपने न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है बेटा। अब क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं निकल को +2 स्टेट में लिखूं तो ये बन जाएगा हमारे पास आर्गन 4s0 3d8। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि लास्ट में तो 3d था, इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों नहीं निकाला। तो बच्चे यहां से इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाता है, और अगर शेल को देखा जाए तो ये मेरा 3rd शेल था और ये मेरा 4th, तो सबसे बाहर का जो शेल है वो 4th शेल है। इसलिए हमने पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले और अभी 3d को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, इनके ऑर्बिटल के साथ। देखिए ये रहा मेरा 3d। अब यहां पे आपको एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये रहा मेरा 3d ऑर्बिटल जिसके पास अपने 5 घर है। ये रहा मेरा 4s जिसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर एक बार इमेजिन करिए, जब 4s था इसका मतलब 4th शेल वहां पे था। अब अगर वहां पे 4th शेल है तो इसका मतलब वहां पे 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। वो तो बस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं गया है। तो इसी तरीके से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा घर बनाया। अब उस घर में है कम से कम 10 कमरे। अब 10 कमरे तो आपने बना दिए, पर आप तो एक ही कमरे में रहते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस घर में उस 10 कमरों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसी तरीके से अगर 4th शेल में मैंने सिर्फ s को रिप्रेजेंट किया है, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि वहां पे p, d और f की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब मैं रिप्रेजेंट तो उन्हें कर सकता हूं। तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए 4s के साथ साथ मैंने 4p भी यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके पास कितने घर होते हैं बच्चे, 3 घर होते हैं। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉन कितने हैं d के पास, d के पास इलेक्ट्रॉन है भैया 8, 1 2
3 4 5 6 7 और एक 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन डी के पास बैठे हुए हैं और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, जिसमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, एस में एक भी नहीं है और पी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने कहा अब इससे क्या करें। अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है लोन पेयर का देना। जी हां, लिगेंड्स क्या करते थे बच्चे, लिगेंड्स करते थे सामने वाले को लोन पेयर डोनेट। अब ये लोन पेयर जब डोनेट करते हैं इसका मतलब एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब क्योंकि एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं बिठाना तो है ही, तो वो कहां बैठते हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं यहां आके वो आपके लोन पेयर बैठते हैं। तो हमने क्लोरीन से पूछा कि भैया आप कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे, तो क्योंकि मेरा जो क्लोरीन है बच्चे, मेरा जो क्लोरीन है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब होता है बच्चे जो एक बारी में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, एक बारी में एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसका मतलब यहां पे क्योंकि 4 क्लोरीन हैं तो टोटल कितने लोन पेयर दिए जाएंगे, 4 लोन पेयर दिए जाएंगे। मतलब इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहे हैं, क्योंकि एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बनाते थे ना ऐसे, इस तरीके से बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो इसका मतलब एक लोन पेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमने कहा ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक घर ये भी है, एक घर ये भी है, एक घर ये भी है और एक घर ये भी है, यहां बैठा देते हैं। बिल्कुल, पर यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है बच्चे स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का। अब जब तक वीबीडी पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तब तक तो हम लोगों को इसको याद ही करना होता है, क्योंकि इसका सही जवाब जो है वो सीएफटी के पास है। और यही कारण है, वीबीडी की लिमिटेशन भी थी कि आपके पास जो वीबीटी होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाता, उसने सिर्फ आपको बोला भैया ऐसा ऐसा होता है, याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए। पर सीएफटी दैट इज योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देगी और आपको बताएगी कि किस तरीके से कोई सी चीज जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, क्योंकि क्लोरीन मेरा एक प्रकार का वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड का क्या होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी उल्टी सीधी हरकत यहां पे नहीं होती है। मतलब जब कभी आप वीक लिगेंड पढ़ेंगे, मैं आपके लिए एक पोस्ट अटैच कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो वीक लिगेंड के अंदर बेटा आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा क्वेश्चन चल रहा है बस उसको वैसे चलने दीजिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। तो अगर हम बात करते हैं सीएल की, क्योंकि वो वीक लिगेंड है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, चुपचाप आया और बोला कि भैया मुझे कहां बैठना है। भाई वीक है ना, कमजोर है, कुछ नहीं कर पा रहा है, आया बोला भैया कहां बैठना है, तो हमने बोला भैया एस का घर खाली है एक और पी के 3 घर खाली है, और एक घर में हम 2 लोगों को बिठाते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन बिठाता है। तो उसने कहा ठीक है मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा हूं, बिठाइए कहां बिठाना है। तो उसने कहा एक यहां बिठा देना और बाकी 3 लोन पेयर यहां बिठा देना। पर क्लास 11th में यही चीज तो हमने पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कहते थे हम लोग कि अगर आप लोग सेम इलेक्ट्रॉन को, मतलब आप इलेक्ट्रॉन सामने बिठा रहे हैं, तो अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी में कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। तो भैया क्लोरीन बोलेगा लोन पेयर तो सारे मेरे ही है ना, भाई मैं ही तो लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स, आप आधे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ और एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब जाके हमने बोला कि हाँ बात तो सही है, तो इसका मतलब मुझे इन घरों को आपस में क्या करना पड़ेगा बच्चे, जोड़ना पड़ेगा। और जब हम ऑर्बिटल्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिड स्टेट आती है। तो अगर मैं इसके हाइब्रिड स्टेट की बात करूंगा तो अब ये कैसा नजर आ रहा है, ये रहा मेरा 3D, 1 2 3 4 5 घर के साथ, आपके पास ये रहा आपका बाकी के 4 घर, 1 2 3 और 1 4। कैसे बने ये घर, ये तो 3D का था, इसका तो कोई योगदान नहीं है यहां पे, पर एस ने अपना एक घर दिया और पी ने अपने 3 घर दिए। तो मतलब अब इन नए घरों का जो नाम है, दैट मीन इस नए ऑर्बिटल का नाम है वो हो चुका है sp3। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, और इस तरीके से ये क्या बन गया है, इसका हाइब्रिड स्टेट बन चुका है, जहां पे आपका लोन पेयर आके बैठने वाला है। अब आपको स्कूल लेवल पे कैसे दिखाना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से बैठे हैं। अब क्योंकि ये 4 लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक लोन पेयर यहां बैठ गया। अब मैंने इसको क्रॉस से दिखाया, क्रॉस यहां पे आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा दिए गए हैं, लिगेंड्स द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, हमारे अपने एटम के पहले से थे। तो ये एक लोन पेयर आ गया, ये आपका दूसरा लोन पेयर, ये आपका तीसरा लोन पेयर और ये आपका चौथा लोन पेयर। दैट मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके बैठ गए और आराम से यहां पे आपकी हाइब्रिडेशन भी पूरी हो गई। अब इस टॉपिक से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें मिली बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की, सबसे पहले मिली हमें इंफॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? हाइब्रिडाइजेशन है भैया sp3। अब अगर आप लोगों ने वो पिछला शॉट हमारा देखा होगा जिसमें मैंने आपको बोला था कि भाई वीबीटी को पढ़ने से पहले इस शॉट का आप लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करके सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन उसके ज्योमेट्री के साथ साथ याद कर लेंगे। तो sp3 अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे, तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? हमारी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है बच्चे हमारी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होती है। अब हमने कहा और क्या इंफॉर्मेशन मिली? हमने कहा और इंफॉर्मेशन है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, हमने बोला मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? तो हमने बोला देखो इसको मैग्नेटिक कैरेक्टर को मैं साइड लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, हो सकता है कि कैमरे में कट जाए, तो यहां ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपने 9th और बेसिकली 11th और 12th में आपने सब मेन कॉन्सेप्ट सीखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। 10th में भी आ जाता है कि अगर किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आके उसको इफेक्ट देखने को मिलता है। पर अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायमैग्नेटिक कैटेगरी के अंदर आता है। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर देखो लोन पेयर तो हमेशा पेयर फॉर्म में आएगा, तो वहां देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा कहां देखेंगे? जो इलेक्ट्रॉन आपके अपने थे। तो यहां पे मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फॉर्म में है बच्चे? अनपेयर्ड फॉर्म में। देखो दो इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पे मेरे पास अनपेयर्ड फॉर्म में है, और क्योंकि ये अनपेयर्ड फॉर्म में है इसका मतलब इनका नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। कैसा नेचर है इनका? पैरामैग्नेटिक इनका नेचर है। और जो भी चीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, वो नेचर में हमेशा कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर में हमेशा कलर्ड होते हैं। अब देखो यहां पे ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो इनका ड्रॉबैक बन जाएगी, जैसे कि वीबीटी ने ये तो बता दिया कि ये कलर्ड है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर क्यों कलर्ड है नहीं समझाया, कौन सा कलर है ये भी नहीं समझाया, बस बोल दिया रंगीन है, कलर्ड है, पर कौन सा कलर है, कैसे आया, क्यों आया, नहीं समझाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है, पर उस मैग्नेटिक कैरेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग म्यू इज इक्वल टू एन ब्रैकेट अंडर रूट एन ब्रैकेट में n+2 वाला, तो वो फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें होती है वीबीटी के अंदर जो इसके ड्रॉबैक्स में हम लोग कवर करते हैं और तब जाके हम लोग सीएफटी को अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का NiCl4 की पावर -2 वाला क्वेश्चन समझा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे जिसमें हमारा लिगेंड जो है वो CN होगा, दैट इज साइनो, और उसकी जो कैटेगरी होती है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी के अंदर आता है। इस तरीके से हम लोग अपने वीबीटी को कवर करेंगे और तब जाके हम लोग चलेंगे सीएफटी की तरफ। अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला हो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजें ताकि वो सब भी हमारे साथ तैयारी कर सके अपने बोर्ड की। थैंक यू सो मच।